हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने जो सेक्शन डिस्कस कर रहे थे उसको कंप्लीट नहीं किया था, तो उसी सेक्शन को आज हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कौन सी सेक्शन थी? सेक्शन 437 सीआरपीसी की सेक्शन थी, तो उसे हम पहले कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सेक्शन 437 के सबसेक्शन 3 के बारे में लिखा हुआ है कि सबसेक्शन 3 क्या कहती है। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसेक्शन 1 और 2 जो हमें क्या कहती है, ताकि आपको कुछ चीज़ें याद रहें। अगर न्यू बच्चे जुड़े हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से तो उन्हें भी पता चल जाए। सबसेक्शन 1 में केवल इतना ही बताया गया था कि जब भी आपको किसी ऐसे ऑफेंस में पकड़ा गया है जो नॉन बेलेबल प्रवृत्ति का है और आपका ट्रायल चल रहा है किसके समक्ष, या तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो है, इनको छोड़कर किसी भी और कोर्ट के समक्ष अगर आपका ट्रायल चल रहा है तो ऐसे में आपको बेल मिल जाएगी। लेकिन आपको कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखना होगा। अगर आप इन कंडीशन में आते हैं तो आपको बेल नहीं मिलेगी। पहली कंडीशन क्या थी कि अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सज़ा आजीवन कारावास या मृत्यु दंड है, या आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या फिर आप प्रीवियसली कन्विक्टेड है, या आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको बेल नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको बेल मिल सकती है अगर आपकी एज 16 साल से कम है, आप एक वुमेन हैं, आप बीमार हैं, आप कमज़ोर हैं, या फिर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं, या इंटेरोगेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है केस में, तब आपको बेल मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रोवाइजो दिया गया है सबसेक्शन 1 में, जिसमें क्या कहा गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो भी अपना पॉइंट रखे, उसके बाद ही आपको बेल ग्रांट की जा सकती है। उससे पहले आपको बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। बात करें सबसेक्शन 2 की, तो सबसेक्शन 2 में यही कहा गया था कि अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ट्रायल चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, तो ऐसे में जिस कोर्ट के समक्ष या जो कोई भी ऑफिसर जिसके समक्ष आप अपीयर हो रहे हो, उनको ये लग रहा है कि आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है, तो ऐसे में आपको छोड़ा जाएगा बेल पर। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए आपकी ज़रूरत है, इंक्वायरी पर्पस के लिए आपकी ज़रूरत है, तो ऐसे में 446A सीआरपीसी के प्रोविज़न को यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 3 के बारे में, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, इसको मैं रीड आउट करता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। When a person accused or suspected of a commission of an offence punishable with imprisonment which may be extended to 7 or more years of an offence under chapter 6, 16, 17 of IPC, abatement or attempt to commit any such offence is released on bail under subsection 1, the code shall impose such condition। क्या कह रहा है सबसेक्शन 3? यही कह रहा है कि अगर आप जो है किसी ऑफेंस के अपराधी है, सस्पेक्टेड है कि आपने 7 साल से ज़्यादा की सज़ा जिस ऑफेंस में है वो ऑफेंस आपने किया है, या फिर चैप्टर 6, 16 और 17 आईपीसी, या फिर उसके लिए अबेटमेंट किया है या उसका प्रयास किया है, तो आपको जो है बेल पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन आप पर फॉलोइंग कंडीशन जो है इम्पोज की जाएंगी। क्या कंडीशन है, अब हम उनको समझते हैं। पहली कंडीशन तो यह है कि आपको जो है हर कोर्ट प्रोसीडिंग में आपको अटेंड होना होगा जब भी आपको बुलाया जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको जिस ऑफेंस के लिए आप पर ट्रायल चल रहा है, आपको सिमिलर ऑफेंस आपको दोबारा से नहीं करना है जिसके लिए आप सस्पेक्टेड है, तभी आपको छोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं एक और कंडीशन के बारे में।
थर्ड कंडीशन है कि आप ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली किसी को भी इंड्यूस करेंगे, यानी कि प्रलोभित करेंगे, धमकाएंगे, ना ही किसी से प्रॉमिस करेंगे कि आप उस केस के फैक्ट के बारे में जानते हैं, ना आप डिस्क्लोज़ करेंगे पुलिस ऑफिसर को या फिर किसी भी अदर पर्सन को, ना ही आप जो है कोर्ट के जो एविडेंस है उसको टेम्पर्ड करेंगे। इसके अलावा कोर्ट जो चाहे वो भी इम्पोज कर सकती है। सेक्शन 437 सीआरपीसी के सब सेक्शन 4 में यह बताया गया है कि जब भी कोर्ट आपको रिलीज़ करती है सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के अंदर, तो वहाँ पर रिटर्न में रीज़न को रिकॉर्ड करेगी, चाहे वो स्पेशल रीज़न हो सकता है या वो नॉर्मल रीज़न हो सकता है, उसको रिकॉर्ड ज़रूर करेगी। अब बात करते हैं सब सेक्शन 5 के बारे में। सब सेक्शन 5 क्या कहता है कि जब भी आपको रिलीज़ किया जाता है सब सेक्शन 1 और 2 के अंदर और कोर्ट को यह लगता है कि आपको दोबारा अरेस्ट किया जाना चाहिए, तो वो आपको कस्टडी में भी ले सकते हैं सब सेक्शन 5 के अनुसार। अब बात करते हैं सब सेक्शन 6 के बारे में, जो ये कहता है कि जब भी आपका ट्रायल चल रहा होता है मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष और आप पर यह आरोप है कि आपने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूज़न नहीं आया है कि आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है और आपको 60 दिन हो चुके हैं जेल में बंद हुए, यानी कि कस्टडी में रखे हुए, और अभी तक कोई भी एविडेंस यहाँ पर नहीं लिया गया है जो डेट फिक्स की गई थी एविडेंस लेने के लिए। तो ऐसे में कोर्ट आपको बेल पर रिलीज़ कर देगी अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं। साथ ही वो रिटर्न में रीज़न को रिकॉर्ड करेगी और यह आदेश कर देगी किसके लिए, रिलीज़ करने के लिए। सेक्शन 7 क्या कहता है? सब सेक्शन 7 यह कहता है कि जब आपका ट्रायल चल रहा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के संबंध में और यहाँ पर कंक्लूज़न आ जाता है और कोर्ट को यह विश्वास हो जाता है कि आपने जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट नहीं किया है और आप गिल्टी नहीं हैं इस ऑफेंस के लिए, तो तब भी आपको जो है रिलीज़ किया जाएगा बेल पर। अगर आप कस्टडी में हो तो आप क्या करेंगे, एक बॉन्ड को एग्जीक्यूट करेंगे, बॉन्ड को एग्जीक्यूट करके आपको जो है बेल पर रिलीज़ कर दिया जाएगा सब सेक्शन 7 के अंदर। तो आज हमने सेक्शन 437 को कवर कर लिया है। अब हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, एमसीक्यू डिस्कस करते हैं सीआरपीसी के। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है कि सीआरपीसी के सेक्शन 320 के अंदर अगर कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन जो कि कंपाउंड करने के लिए सक्षम है उस ऑफेंस को और वो मर जाता है, तो तब कौन उस ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए आगे प्रोसीड करेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है कि ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं होगा, ये सही नहीं है। ऑफेंस कंपाउंडेबल होगा प्रोसिक्यूटर के द्वारा, यह भी सही नहीं है। जो उस पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कंपाउंड कर सकते हैं उस ऑफेंस को कोर्ट की कंसेंट के साथ, ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब हम डिस्कस करते हैं अपने सेकंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। एमसीक्यू क्या कह रहा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 209 के अनुसार इन सभी में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि जो केस है वो कमिटेड होने वाला है कोर्ट ऑफ सेशन को, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन ही उस केस को ट्रायबल कर सकते हैं, लेकिन वो मजिस्ट्रेट के समक्ष आकर जो है अपीयर हो गया है, तो उसमें वो ऑफेंस ट्रायबल हो सकता है केवल कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। इन सभी में से किस किस ऑप्शन में? तो इसके लिए हमें सेक्शन 209 सीआरपीसी को समझना होगा। 209 सीआरपीसी अगर आपने पढ़ा है तो इसका जवाब आपको अवश्य पता होगा। मैं बता देता हूँ इसका सही जवाब क्या है। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि जब भी कोई केस इंस्टीट्यूट होता है पुलिस रिपोर्ट पर, या सेकंड ऑप्शन क्या कहता है पुलिस रिपोर्ट के अलावा जब केस इंस्टीट्यूट होता है। थर्ड क्या कह रहा है ए और बी ये दोनों शामिल है। फोर्थ कह रहा है इन सभी में से कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड, क्योंकि जब हम सेक्शन 209 सीआरपीसी को पढ़ते हैं तो वो हमें देखने को मिलता है कि अगर केस इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट पर या इसके अलावा भी,
तब जो है 209 सीआरपीसी के अनुसार दोनों केसेस में जो है केस ट्रायबल किया जा सकता है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। तो इसका थर्ड जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे हम एक न्यू टॉपिक और एमसीक्यू के साथ।